बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एनडीए सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप भी सामने रखेंगी। ये संयुक्त बैठक नई संसद के लोकसभा चैम्बर में होगी, जहां राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का संबोधन सुबह 11 बजे होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के चलते सभी सांसदों को सुबह 10:30 बजे तक संसद पहुंचने और 11 बजने से 5 मिनट पहले तक लोकसभा चैम्बर में अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया गया है। 11 बजे अभिभाषण के साथ संसद सत्र की शुरुआत होगी। बताते चले 3 और 4 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को जवाब दाखिल करना है और आज 27 जून से अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके पहले का कार्यक्रम हमने आपको बताया कि सांसदों को अपने साथ कब पहुंचना है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 28 जून यानी कि कल से ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण 11 बजे वो समय निर्धारित किया गया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पहला अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है, जैसा रिवाज रहा है। 3 और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए अभिभाषण का जवाब देंगे। आपको ये भी बता दें कि 28 जून से कल अभिभाषण के साथ ही आज अभिभाषण के बाद ही कल से बहस शुरू होगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज का कार्यक्रम सुबह 10 बजे ही सांसदों को पहुंचना है और 11 बजने में जैसे ही 5 मिनट बाकी रहेगा वैसे ही सभी सांसदों को 542 इस बार सांसद आपको नजर आएंगे लोकसभा में। और साथ ही आपको ये बता दें सभी सांसदों को अपने सीट पर 5 मिनट पहले ही बैठ जाना है, क्योंकि 11 बजे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी संसद भवन और सीधे 11 बजे अभिभाषण करने की शुरुआत करेंगी। उसके पहले सभी सांसदों को प्रेजेंट होना है संसद में। दोनों सभा को दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को आज अभिभाषण के जरिए संबोधन मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 और 4 जुलाई को अभिभाषण पर जवाब दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 28 तारीख को अभिभाषण के बाद बहस शुरू होगी संसद में। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने बयान जारी कर कहा है कि विपक्ष के नेता का पद बड़ी जिम्मेदारी का पद है। राहुल ने कहा कि वो संविधान पर होने वाले हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इस बार सामने है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कल जब लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला को चुन लिया गया था तो नेता प्रतिपक्ष और साथ ही संसद में वो कार्रवाई मंत्री किरण रिजिजू भी आपको नजर आए थे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि नेता प्रतिपक्ष का ये पूरा ताकत होता है कि संविधान पर होने वाले हर हमले का वो पूरी ताकत से जवाब दे। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। तो संसद में आज एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। दरअसल ये खूबसूरत तस्वीर कल की थी, जब ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने नए स्पीकर को उनके आसन तक पहुंचाया भी। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के साथ ही संसद के अंदर से सियासत की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। संख्या बल ज्यादा होने के चलते बगैर चुनाव के ही एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। इसके बाद जो तस्वीर लोकसभा से आई वो लोकतंत्र की स्वस्थ तस्वीर जरूर कही जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने जैसे ही ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने की घोषणा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठकर ओम बिरला की तरफ बढ़े। कुछ ही पल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। ओम बिरला को शुभकामनाएं दी
और फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाया। राहुल और पीएम मोदी की इस तस्वीर ने संसद में मौजूद सभी सांसदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ ओम बिरला को चेयर तक लेकर गए। ये परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल था। इससे पहले साल 2018 में भी सदन से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां राहुल गांधी सदन में पीएम मोदी के गले मिले थे। हालांकि तब ये तस्वीर काफी सुर्खियों में रही थी और इस पर सियासी घमासान भी मचा था। अब एक बार फिर पीएम मोदी से राहुल गांधी का हाथ मिलाते तस्वीर सदन से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर की बात कर रहे हैं कि सैम पित्रोदा को कांग्रेस में फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा चेयरमैन बनाया गया है। खड़गे ने एक बार फिर से पित्रोदा को तुरंत प्रभाव से ओवरसीज कांग्रेस की कमान सौंप दी है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में विवादित बयान की वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया था, जिसके लिए लोकसभा में ही कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। उसके बाद लगातार सवाल किए जा रहे थे, जिस वजह से उनको पद से हटाया गया था। दरअसल भारत की विविधता पर सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पूर्वी भारत के लोग चीनी लगते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों को कलर से डिग्निफाइड किया गया था सैम पित्रोदा के द्वारा, और अब उसी पद से हटा दिया गया। लेकिन तुरंत प्रभाव से इनको सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं। न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एक मामले में हाई कोर्ट के स्टे को गलत किया जा रहा है रिप्रेजेंट। व्यापारी आपस में कार्रवाई को लेकर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने एक प्रकरण में 10 दुकानों पर कार्रवाई को स्टे किया। व्यापारी आपस में कार्रवाई को लेकर रोक लगाने की बात कर रहे हैं और जयपुर प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण प्रशासन का तर्क जबकि यह है कि कोर्ट स्टे को छोड़कर सभी निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र से हटाए जाएंगे अवैध निर्माण और न्यू सांगानेर रोड को किया जा रहा है 200 फीट चौड़ा, जिसको लेकर ये पीला पंजा आपको चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज न्यू सांगानेर रोड से ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जेडीए परिवर्तन दस्ते की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोशन, व्यापारी आपस में कार्रवाई को लेकर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, दरअसल मामला है क्या और हाई कोर्ट में क्या? देखिए, हाई कोर्ट की जो डबल बेंच की ओर से न्यू सांगानेर रोड को 200 फीट चौड़ा करने को लेकर जो पीआईएल दायर की गई थी, उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ये जो निर्माण आ रहे हैं उनको चिन्हित कर ध्वस्त किया है। और ये जो जिस स्टे को लेकर बात कह रहे हैं कि जिस स्टे के चलते हुए हाई कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को स्टे किया है, वो दरअसल सिंगल बेंच का ऑर्डर है अशोक कुमार जैन, और उसमें चुनिंदा उन 10 मामलों को स्टे किया गया है। वो भी उन मामलों को, उन पक्षकारों को सुनकर उसके बाद में निर्णय लेने की यहाँ पर बात कही गई है। ऐसे में जेडीए प्रशासन का ये कहना है कि आज उन 10 निर्माणों को छोड़ा जाएगा जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है उसके जो ऑर्डर है। उसके अलावा बचे हुए तमाम निर्माणों को जेडीए प्रशासन ध्वस्त करेगा। जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये जो सेक्टर रोड है 200 फीट चौड़ा किया जाना है। मास्टर प्लान 2025 में इस जो सेक्टर रोड का अस्तित्व है वो 200 फीट चौड़ा है। ऐसे में हाईकोर्ट की डबल बेंच का ये आदेश है कि ये जो मास्टर प्लान के अनुरूप ये जो सेक्टर रोड्स है इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, धरातल के ऊपर ये सेक्टर रोड उतरे। इसी को लेकर ये जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, हम लगातार कह रहे हैं कि जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो हाईकोर्ट के निर्देशों के ऊपर है। और वहीं जो व्यापारी हैं आपस में लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके का जो हुमर फैलाया गया कि जो कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को स्टे कर दिया गया, जबकि जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण संख्या फला के अंदर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश है। और ये जयपुर विकास प्राधिकरण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज न्यू सांगानेर रोड से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जेडीए परिवर्तन दस्ते की दूसरे दिन की भी कार्रवाई जारी रहेगी। और अब बात करौली से बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल करौली से ये बड़ी खबर हाई टेंशन लाइन टूटने की है, जहां पर 6 बालिकाएं इसकी चपेट में आ गई और 6 बालिकाएं बुरी तरह से झुलस गई। सपोटरा के बुकना गांव में हाई टेंशन लाइन टूटी और इस हादसे में 6 बालिकाएं चपेट में आई। विद्युत लाइन की टूटने
जिसकी वजह से ये 6 बालिकाएं झुलसी हैं। दो बालिकाओं को गंगापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बालिकाओं को करौली के बर्न वार्ड में पहुंचाया गया है। एक बालिका की मौत की भी सूचना आ रही है। खबर पर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, दुखद खबर है, बिजली की लाइन टूटने की वजह से 6 बालिकाएं इसका शिकार हुई हैं। अभी क्या स्थिति है वहां की? तभी की परवाह है बच्चे। हाँ, मनोज अंदर बैठा, उसको नाम पता पूरे। धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सपोटा के बुकना में हादसा हुआ है। हाँ। सबसे पहले 11 केवी जो लाइन है वो टूटकर नीचे एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर था, उस पर गिरी थी। जिसके बाद पास में ही सो रही बालिकाएं वो टीन शेड के नीचे सो रही थी और टीन शेड के ऊपर जो विद्युत लाइन गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। उसके नीचे 6 बालिकाएं झुलती थी, जिनमें एक प्रियंका महावर है, उस बालिका की मौत हो गई है। जबकि 2 बालिकाओं को गंभीर अवस्था में गंगापुर के एक निजी हॉस्पिटल रिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 3 बालिकाओं को गंभीर अवस्था में करौली बर्न वार्ड में भर्ती कराया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। साथ ही जो बालिकाएं उनका उपचार किया जा रहा है। जी, ये अचानक से बिजली का तार कैसे टूटा 11 केवी का, और क्या ये 6 बालिकाएं उस समय रोड पर ही थी, वहीं पे थी? देखिए, ये बालिकाएं वहां जो है उनका पास में घर है और वो वहां सो रही थी। अच्छा। ठीक है ना, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। अभी हाई टेंशन लाइन किस कारण से टूटी ये जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो सिंगल फेस जो ट्रांसफार्मर था उसके अर्थ फैलने से ये हादसा होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। करौली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और अब बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। दरअसल कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वो डेली अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकते हैं। इसके साथ ही अपनी दवाएं रखने और घर का खाना देने की भी इजाजत दी गई है। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब घोटाला केस में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ भी की थी। इससे पहले शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। CBI has demanded a police custody for Arvind Kejriwal for 5 days, and the court has allowed for 3 days, and he will be produced on 29th before 7 p.m. The court has allowed the meeting with the lawyer. The court has also allowed the meeting with the family member, which includes his wife, and court has also allowed homemade food for him, and court has also said to the CBI that he should be allowed to take the prescribed medicine. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल को घर का खाना भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल को ग्लूकोमीटर और दवाइयां रखने की भी इजाजत दी है। So CBI has demanded a police custody for Arvind Kejriwal for 5 days, and the court has allowed for 3 days. The court has allowed the meeting with the lawyer. The court has also allowed the meeting with the family member, which includes his wife, and court has also allowed homemade food. कल सुबह सीबीआई ने आबकारी घोटाला केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। केजरीवाल पर अगली सुनवाई 29 जून को होगी। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की अचानक से वृद्धावस्था के चलते तबियत बिगड़ गई और उन्हें फौरन दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आडवाणी का इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स उनके हेल्थ चेकअप्स कर रहे हैं। वृद्धा अवस्था से जुड़ी परेशानियों की वजह से अचानक से तबियत बिगड़ी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में बड़ी जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भर्ती कराया गया है। तो प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की वृद्धावस्था के चलते अचानक से तबियत बिगड़ी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब उनका चल रहा है इलाज।
और इधर उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है। दरअसल यूपी सरकार पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट देने जा रही है। सीएम योगी सुबह 9:30 बजे अपने आवास पर इसे बांटेंगे। साथ ही इस मौके पर सीएम योगी उच्च तकनीकी से लैस पीआरवी की गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा पहल किया है। पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट दे रहे हैं ताकि वो हीट वेव का शिकार ना हो और गर्मी के चलते उन्हें परेशानियों से जूझना ना पड़े और अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाए। सुबह 9:30 बजे ये हेलमेट आवंटित किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए एक और खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। एनआईए ने ये इनाम चंडीगढ़ के एक व्यापारी के घर पर गोलीबारी करने और जबरन वसूली की कोशिश के मामले में घोषित किया है। इस मामले में गोल्डी बराड़ के साथ ही एक और गैंगस्टर पर भी 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम गोल्डी बराड़ पर घोषित किया। चंडीगढ़ के एक व्यापारी पर जानलेवा हमला और जबरन वसूली के मसले पर यह 10 लाख का इनाम घोषित किया।